हेलो गाइस। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। जो टॉपिक अपन अभी पढ़ रहे थे दैट इज गाइडलाइन फॉर टीपीटी, टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी। ठीक है, तो लास्ट वीडियो से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। व्हाट आर द टेस्ट फॉर टीपीटी, टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी के लिए क्या क्या टेस्ट अपन कर सकते हैं। तो सबसे पहला है टीएसटी। टीएसटी इज ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, जिसको अपन मॉन्टॉक्स टेस्ट भी बोलते हैं, जो वेल नोन है, ऑलरेडी सब उसको जानते हैं। ठीक है, और दूसरा है इग्रा। इग्रा इज इंटरफेरॉन गामा रिलीज एसे, इंटरफेरॉन गामा रिलीज एसे। ठीक है, तो एंश्योर द अवेलेबिलिटी एंड सप्लाई एट पीएचसी लेवल। तो टीएसटी की मैं बात करूँ, सबसे पहले आपको इंश्योर करना है कि इसकी सप्लाई है कि नहीं है, और यूजुअली पीएचसी लेवल पे भी ये हो जाता है, पीएचसी लेवल पे इसकी सप्लाई रहती है। ठीक है, तो 48 टू 72 आवर्स टेस्ट जो रीड होने में टाइम लगता है एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में, 48 टू 72 आवर्स के बाद आप इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बताएगा आपको? ट्यूबरकुलोसिस? नो, दिस इज जस्ट टेल अबाउट टीबी इन्फेक्शन, टीबीआई। ठीक है, सेम लाइक इग्रा। इग्रा भी आपको टीबी नहीं बताएगा, दोनों ही टीबी नहीं बताते। एक्टिव टीबी डिजीज मतलब ये नहीं बताएंगे, जस्ट ये टीबी इन्फेक्शन बताते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे इग्रा की मैं बात करूँ, इग्रा आपको नॉर्मल सिचुएशन या बनेंगी कई बार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे भी नहीं अवेलेबल है, तो जो बड़े सेंटर्स है, टर्शरी केयर सेंटर से वहीं मिलता है। तो यहाँ पे आपको कोल्ड चेन की व्यवस्था यहाँ पे आपकी होनी चाहिए। आपने एक ब्लड सैंपल लिया, ब्लड सैंपल को आपको आगे भेजना होता है कोल्ड चेन में, तो इसकी रिपोर्टिंग जल्दी हो जाती है, लेकिन वो जो टाइमिंग आपका ट्रांसपोर्ट में लग रहा है वो टाइमिंग आपका लगता है। रिपोर्टिंग इसकी जल्दी होती है, 8 टू 30 आवर्स में भी इसकी रिपोर्टिंग हो जाती है, मतलब 2 टू 3 डेज आपको वेट नहीं करना होता है। तो क्या डिफरेंस है इनमें, थोड़ा समझते हैं। ठीक है, देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे टीएसटी की मैं बात करूँ, टीएसटी यहाँ पे कम स्पेसिफिक होता है, सेंसिटिविटी दोनों की हाई है। टीबी इन्फेक्शन आएगा तो पॉजिटिव आ जाएंगी, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिसिटी टीएसटी की कम है। क्यों? क्योंकि जो बीसीजी वैक्सीनेटेड लोग हैं उनके अंदर भी ये पॉजिटिव आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? स्पेसिफिसिटी इज लो इन बीसीजी वैक्सीनेटेड। तो बीसीजी को वैक्सीन लगी हुई है, लगभग सबको लगती है अपने इंडिया में, तो इसलिए उतना स्पेसिफिक नहीं होता है ये। एडल्ट में नहीं होता, बच्चों में फिर भी स्पेसिफिक होता है, क्योंकि बीसीजी एंटीबॉडी बनने में टाइम लगता है, तो बच्चों में टीएसटी फिर भी पॉजिटिव मानते हैं, तो मान सकते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस साइड है। लेकिन इग्रा की मैं बात करूँ, इग्रा बीसीजी वैक्सीनेटेड से अफेक्टेड नहीं होता है। आप बीसीजी वैक्सीनेशन आपने लिया है, लेकिन इग्रा उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता। इसमें जस्ट वो जो इंटरफेरॉन गामा रिलीज ऐसे ही है, मतलब आप बोल सकते हो कि जो इंटरफेरॉन गामा है उसको ये टेस्ट करता है, जो कि टीबी इन्फेक्शन के अंदर बॉडी में रिलीज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ईज ऑफ यूज़ की बात करूँ तो ये फील्ड फ्रेंडली है, कॉम्प्लेक्स इंटरप्रिटेशन है, लेकिन वैसे फील्ड मतलब कॉमनली यूज कौन सा होता है? टीएसटी। मांटोस टेस्ट कहीं भी आप करवा सकते हो, छोटे जगहों में, बोला पीएचसी पे भी अवेलेबल होता है, लेकिन रीड करना थोड़ा, इंटरप्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यहाँ पे मैं बात करूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर और लैब बहुत बड़ा चाहिए, लेकिन रीड करना बहुत आसान होता है। जस्ट मशीन होती है, आपको बता देती है पॉजिटिव और नेगेटिव। कॉस्ट बहुत इसका हाई है, ये लो कॉस्ट है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ, कॉम्प्लेक्स ओल्ड प्रोडक्ट है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स लेकिन मल्टीपल कंपोनेंट्स में यहाँ आता है, तो ये अलग अलग एक जो बोल सकते हैं कि जो एक्सपर्ट टेक्नीशियन होता है वही इसको कर सकता है। तो मेनली एक पॉपुलेशन, स्पेशल पॉपुलेशंस की यहाँ बात करूँ तो चिल्ड्रन के अंदर अफेक्टेड बाई यंग एज, अफेक्टेड बाई यंग एज दोनों में ही लिखा है, तो यंग एज में थोड़ा सा अफेक्ट हो सकता है, एक पॉजिटिव आ सकता है। इसलिए देखना पड़ेगा आपको कि किसके अंदर आपको टेस्ट किया जा रहा है। जैसे टीएसटी की मैं बात करूँ, एडल्ट में इसका कोई यूज़ नहीं होता है, डायग्नोसिस में यूज़ नहीं होता, बच्चों में यूज़ होता है। इग्रा इज बेटर देन टीएसटी। ठीक है, पीएलएचआईवी की मैं बात करूँ, रिक्वायर इन्फो ऑन एचआईवी स्टेटस फॉर करेक्ट इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अफेक्टेड बाई एचआईवी और लो CD4 काउंट। ठीक है, तो लो CD4 काउंट है जो अफेक्टेड, तो यहाँ पे पॉजिटिव आने की संभावना बढ़ जाती है, पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है आपका टीबी इन्फेक्शन उसमें हो। तो ये आपको एक एचआईवी का स्टेटस आपको पता होना चाहिए, जो आप टीएसटी कर रहे हो चाहे इग्रा कर रहे हो, ये स्टेटस आपको पता होना चाहिए। तो रिक्वायर इन्फो ऑन एचआईवी स्टेटस फॉर करेक्ट इंटरप्रिटेशन। क्यों? क्योंकि एचआईवी के अंदर ये इसकी साइज कम हो जाएगी। ठीक है, एचआईवी पेशेंट है तो जो आप बोलते कि जो व्हील बनता है, व्हील के बाद में जो बोलते इंड्यूरेशन जो होता है उसके साइज एचआईवी पेशेंट में यहाँ पे कम होती है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट एचआईवी है या नहीं है। ठीक है, तो कम साइज में भी यहाँ पे इसको पॉजिटिव माना जाता है, आप उसको टीपीटी दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे जो रेजिमन है उनकी अपन बात करेंगे। तो रेजिमन की मैं बात कर रहा हूँ। रेजिमन से पहले अपन को जैसे कोई भी एटीटी स्टार्ट करते हैं, जैसे एमडीआर होती है या नॉर्मल टीबी स्टार्ट करते हो, तो कुछ
असेसमेंट आपको कर लेना चाहिए बॉडी का, वो बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि जो ड्रग्स होते हैं आपको पता है कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ATT के, तो इसलिए प्री असेसमेंट ये कहेंगे प्री कीमो असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे बात करूँ प्री ट्रीटमेंट असेसमेंट एंड TPT इनिशिएशन की बात मैं कर रहा हूँ। तो प्री कीमो असेसमेंट में क्या क्या करना है, पहला आपको पर्सनल हिस्ट्री पेशेंट की लेनी होती है। पर्सनल हिस्ट्री में आपको HIV स्टेटस उसका जानना, यदि वो पॉजिटिव है HIV पेशेंट है तो उसका कौन सा रेजिमेंट चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए। एनी एलर्जी और नॉन हाइपर सेंसिटिविटी टू ATT, कोई सेंसिटिविटी पहले मान लो उसने कोर्स लिया हो पहले, ठीक है, और दोबारा वो रिस्क जो यहाँ बोलते हैं टारगेट पॉपुलेशन में, वो रिस्क पॉपुलेशन में जिसमें आप TPT देना चाह रहे हो, ठीक है। प्रेगनेंसी स्टेटस एंड कॉन्ट्रासेप्शन यूज़, ये भी आपको पता होना चाहिए। कोमोर्बिडिटीज़ लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, लीवर डिजीज़, ये आपको पता होना चाहिए। ये मैं आपको आगे बताऊंगा जो स्पेशल सिचुएशंस में अपन पढ़ेंगे कि ये सब क्यों पता होना चाहिए, स्पेशल सिचुएशन में इनका क्या यूज़ होता है, कैसे अपन TPT उनको देते हैं, ठीक है। ड्रग हिस्ट्री लाइक ओपियोइड्स, एंटी मलेरियल्स और ARV लाइक एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, जिसको अपन एंटी HIV ड्रग्स भी बोलते हैं, वो पेशेंट ले रहा है तो कौन सी क्या ले रहा है वो आपको पता होना चाहिए। LFT लीवर फंक्शन टेस्ट किन किन पेशेंट्स में करवाओगे, जिनमें हिस्ट्री ऑफ लीवर डिजीज़ है, पहले उसको लीवर डिजीज़ की हिस्ट्री है। दूसरा अभी रिसेंट की मैं बात करूं तो एल्कोहल अब्यूज़ कर रहा है, वो एल्कोहल यूज़ कर रहा है, CLD का नॉन केस है, HIV पेशेंट है, प्रेग्नेंट है, 3 मंथ पोस्टपार्टम है, तो भी आपको LFT करवा लेना है। तो बेसलाइन LFT इज रिकमेंडेड इवन फॉर TPT, ये ध्यान रखना है। आप TPT स्टार्ट कर रहे हो तो भी बेसलाइन, ATT स्टार्ट करते हो तो भी आप बेसलाइन LFT होना चाहिए आपके पास में। जैसे ही यहाँ पे TPT स्टार्ट कर रहे हो तो भी आपके पास बेसलाइन LFT होना चाहिए। सोशल और फाइनेंशियल सिचुएशन आप उसकी पता होना चाहिए, ठीक है। कई बार कुछ ड्रग्स होती नहीं मिलती तो पता रहना चाहिए। नेक्स्ट में रेजिमेंट की बात करूं तो यहाँ पे कई तरह के रेजिमेंट होते हैं। जो मेनली यूज रेजिमेंट है वो है 6H मतलब आइसोनियाजिड आपको पर डे देनी है अकॉर्डिंग टू वेट फॉर 6 मंथ कंटिन्यू, ठीक है। और दूसरा है 3HP, 3 मंथ्स के लिए आपको अब यहाँ पे आइसोनियाजिड, और P मतलब यहाँ पे रिफापेंटिन है, ठीक है, वो आप दे सकते हो। एक 9H भी है, जो 6H 9H में ज़्यादा अंतर नहीं है, जो मतलब बोल सकते हैं कि जो पता किया गया है, जो ट्रायल्स हुए हैं उनको ज़्यादा अंतर नहीं था, तो 6H इज़ ऑल्सो इनफ। और 3HP आप दे सकते हो, यदि आप कोई पेशेंट जिसमें लीवर डिजीज है, कुछ चीज़ों का आप H कम देना चाहते हो उसको 3HP आप दे सकते हो। तो P यहाँ पे रिफापेंटिन है, ठीक है। तो मच नो डिफरेंस आर देयर इन ऑल 3 रेजिमेंट्स, 3HP, 6H, 9H मैंने आपको बताया। 3HP शो लेस्ट हिपेटोटॉक्सिसिटी, मैंने बोला ना जो लीवर डिजीज वाले पेशेंट है, क्योंकि अब ड्यूरेशन आपने कम कर दिया है, 3 मंथ्स की ड्यूरेशन है, तो यहाँ पे हिपेटोटॉक्सिसिटी आपकी यहाँ पे थोड़ी कम हो जाएगी। 6H की बात करूँ, 6H में यहाँ पे INH आपने 6 मंथ कंटिन्यू देना है, डेली रेजिमेंट है, ठीक है। 3HP की मैं बात करूँ, यहाँ पे वीकली आपको देना है, INH और रिफामेसिन आपको वीकली देना होता है। इन वीकली INH रिफामेसिन रिफापेंटिन इन पर्सन मोर देन 2 ईयर ओल्ड, में आपको देना होता है। 3 मतलब बोल सकते हो वीकली उनमें दे सकते हो, तो आप हिपेटोटॉक्सिसिटी आप कम कर दे रहे हो। 6H रेजिमेंट डेली आपको देना होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में, आगे बात करेंगे। 3HP इज नॉट वाइडली अवेलेबल नाउ, टिल देन 6H हैज टू बी यूज्ड, लेटर विल बी रिप्लेस्ड विद 3HP। अभी 3HP उतना अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो रिफापेंटिन है वो अवेलेबल नहीं है उतना। आइसोनियाजिड कॉमन ड्रग है, वो अवेलेबल है, ठीक है। डोजिंग की अपन बात करें तो एक जनरली आपको याद रखना है, तो मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर मैं आगे और बात करूंगा। जनरली सिंपल से तरीके से याद रखो, INH कितना देते हैं, यदि 10 साल से कम का है बंदा, मतलब बोल सकते हो कि पेशेंट 10 साल से कम का है, तो 10 मिलीग्राम पर kg पर डे, 10 मिलीग्राम पर kg पर डे, 10 याद रख लो। 10 साल से कम है तो 10 देना है, 10 साल से ज़्यादा है तो उल्टा है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। 10 साल से ज़्यादा वाले को यहाँ पे 5 मिलीग्राम पर kg पर डे देते, क्यों? क्योंकि वहाँ पर वेट बढ़ गया, ठीक है, ऐसे याद रखना पड़ेगा। 10 साल से ऊपर का, लेकिन 10 साल से बच्चा बड़ा है तो उसके वेट भी तो काउंट होगा, तो अपन वेट के हिसाब से दे रहे, तो वेट बढ़ गया तो अपन ने डोजिंग को आधा किया, तो 5 मिलीग्राम पर kg पर डे। लेस देन 10 ईयर वेट कम होता है, तो वो एज के अकॉर्डिंग आप याद रख लो 10, तो 10 मिलीग्राम पर kg। 3HP की बात करूँ, 3HP के अंदर INH आपको 100 मिलीग्राम 3 मिलीग्राम की टेबलेट्स आती है, अकॉर्डिंग टू वेट सेम वही वेट में आप दे सकते हो। रिफापेंटिन यहाँ पे 150 मिलीग्राम की टेबलेट आती है। चलो इसके बारे में अपन एक बार क्विकली बात कर लेते हैं, ठीक है, देख पा रहे हो आप। तो यहाँ पे TPT रेजिमेंट ऑप्शन रिकमेंडेड डोजेस फॉर मेडिकेशंस,
पहला है 6 मंथ ऑफ डेली आइसोलेटेड मोनोथेरेपी। मोनोथेरेपी के बोला तो ये एक ही ड्रग है यहाँ पे, और 6 मंथ के लिए आप देना चाह रहे हो तो ये डेली रेजिमेंट हो गया। तभी मैंने आपको बताया 10 साल से बड़ा है, ओल्डर है तो 5 मिलीग्राम पर केजी, और 10 साल से छोटा है तो 10 मिलीग्राम पर केजी। रेंज में आप 7 to 15 मिलीग्राम तक ले सकते हो, क्योंकि जो लीवर इश्यू है, लेप्टिडेरेज वगैरह, उसके हिसाब से आप डोज एडजस्टमेंट करते हो, कम भी दे सकते हो, ज़्यादा दे सकते हो। पेशेंट का वजन कम है तो आप कम भी दे सकते हो, कोई जरूरी नहीं आपको 10 ही उसको देना पड़ेगा, आप 7 मिलीग्राम से भी स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करें 3HP, तो 3 मंथ्स ऑफ वीकली रिफापेंटिन प्लस आइसोनियाजिड डोजेज आपको देनी होती है, 12 डोजेज। तो वीकली ही आपको यहाँ पे देनी होती है। 3HP मतलब 3 मंथ आप वीकली दे रहे हो, मतलब 12 डोजेज हो गई, ठीक है। यहाँ पे 12 डोज ही देनी होती है, वीकली है, इसलिए हिपेटिक जो बोल सकते हैं हिपेटॉक्सिटी यहाँ पे कम होती है, ठीक है, रिमेंबर। अब यहाँ पे देना किस तरह से है, तो 2 to 14 ईयर एज अलग है, और एज यहाँ पे मोर देन 14 ईयर्स। मैंने क्या बोला था, अभी मैंने एक लाइन बोली थी पहले कि जो जो 3HP रेजिमेंट है वीकली देना होता है मोर देन 2 ईयर ओल्ड, तो 2 ईयर ओल्ड में से ज़्यादा में देना है यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे 10 साल तक बोला है, 10 साल से कम का भी बोला है, तो यहाँ पे 2 साल से ज़्यादा होना चाहिए बस। तो पेशेंट है मोर देन 2 ईयर होना चाहिए। 14 तक आपको ये यूज़ करना है, और 14 के बाद आपको ये यूज करना है, इतना सा याद रखना है। तो यहाँ पे आइसोनिजिड, रिफापेंटिन और कॉम्बिनेशन भी आता है, ठीक है। तो आइसोनिजिड कितना 100 मिलीग्राम टैबलेट आएगी, 10 से 15 केजी, 16 से 32। तो यहाँ पे 5 मतलब वेट बैंड है, 10 से 15, 16 से 23, 24 से 30, 31 से 34 और मोर देन 34, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टैबलेट की रेंज बढ़ेगी। यहाँ पे 3 टैबलेट है आइसोनिजिड की, मतलब 300 मिलीग्राम यहाँ हो गया, 100 मिलीग्राम की एक टैबलेट है, यहाँ पे 500 हो गया, 600, 700 और 700, ठीक है। तो यहाँ पे 34 या उस 31, 34, 134 पे यहाँ पे बिल्कुल सेम है, देखिए 7, 7, 5, 5, 5, 5, तो 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 दोनों सेम है, रिफापेंटिन और दोनों का मिक्स यदि कॉम्बो आता है तो इस तरह से आप देते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आइसोनिजिड 150 है, इसलिए यहाँ पे 2 टैबलेट हो गई। यहाँ पे 100 वाली आप दे रहे हो आपके पास अवेलेबिलिटी के हिसाब से, तो यहाँ पे 3 वाली। तो HP अभी मैंने बोला कि कॉम्बिनेशन वाला अभी उतना अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो बेटर है आप अभी यही वाला यूज़ कर रहे हो, ठीक है, वो यूज़ कर लो। यदि अवेलेबल हो जाता है बीच में भी तो आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। चलो, अब मोर देन 14 ईयर में क्या किया, रिफापेंटिन की डोज तो अभी भी वही है 150, ठीक है। यहाँ पे इसने बढ़ा दिया आइसोनिजिड को 300 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ 300 की 3 टैबलेट 900, 900, 900, 900, 900। यहाँ पे एक बहुत अच्छा याद रखने का तरीका हो गया, ये खाली वेट बैंड है लेकिन यहाँ पे सब कुछ ड्रग्स बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे उतना याद रखने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। मोर देन 14 ईयर है तो वेट बैंड, वेट से कोई दिक्कत नहीं है, आपको खाली नोटिफाई करना है कि हाँ ये इसका वेट बैंड है, लेकिन ड्रग्स देखिए सेम है लगभग, ठीक है। तो आइसोनिजिड 3 मिलीग्राम टैबलेट 3, 3, 3, 3, 3 सब में 3, 3 देना है। रिफापेंटिन 150 मिलीग्राम 6, 6, 6, 6, 6, 6 देना है 500 वेट बैंड में, और कॉम्बिनेशन में आता है तो अगेन 3, 3, 3, क्योंकि यहाँ पे ड्रग्स की जो अमाउंट है वो यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है। तो आइसोनिजिड तो 300 रह गया, रिफापेंटिन यहाँ पे 150 से 300 हो गया, तो ड्रग्स ये 6 की जगह 3 हो गए, ठीक है। तो 300 मिलीग्राम फॉर्मेशन कैन बी यूज टू रिड्यूस द पिल बर्डन, ठीक है। तो बेटर है 150 की जगह आप 300 यूज करो, तो वो पिल बर्डन आपका रिफापेंटिन का कम हो जाता है। ऐसे ही आइसोनिजिड में भी है 300 आप यूज़ कर रहे हो, रिफापेंटिन सॉरी इसका आइसोनिजिड के लिए लिखा है, वैसे रिफापेंटिन दोनों सेम चीज़ होगी, मतलब एक तरह से जो पिल बर्डन आपको कम करना हो तो आप कम कर सकते हो। मैक्सिमम डोजेज ऑफ आइसोनिजिड इज गिवन डेली वुड बी 300 ज़्यादा नहीं देते, आपको पता ही है पहले से HRJD में भी अपन ऐसे ही करते हैं, मैक्सिमम 300 डोजेज होती है। नाउ दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। 6H और 3HP में क्या डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उतना, लेकिन अवेलेबिलिटीज़ की कम है, अवेलेबिलिटीज़ की ज़्यादा है, तो वेल एक्सेप्टेड अभी ये वाला है। यहाँ पे खाली आइसोनिजिड है, यहाँ पे आइसोनिजिड विद रिफापेंटिन है। अच्छी बात क्या है यहाँ पे, ये आपको 6 मंथ तक देना है या 3 मंथ तक देना है, वो भी वीकली, ओनली 12 डोजेज यहाँ पे जाती है। यहाँ पे 6 मंथ डेली 182 डोजेज वहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। तो पिल बर्डन पर डोज की बात करूँ, यहाँ पे एक ही टेबलेट, अब यहाँ पे पिल बर्डन ज़्यादा होगा, यहाँ पे पिल बर्डन कम होगा, लेकिन ड्यूरेशन यहाँ पे बहुत कम है, इसलिए आप पेशेंट को समझ पे कौन सा क्या लेना चाहता है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे पूरा 6 मंथ 182 डोजेज आपको देनी है। यहाँ पे 9 पिल्स विद लूज ड्रग्स 108 पिल्स हो गई, और 3 पिल्स ऑफ FDC 36 पिल्स हो गई। तो लूज ड्रग के हिसाब से आप दे रहे हो तो 9 पिल्स आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। और FDC में दे रहे तो 3 पिल्स आपको देनी, 36 पिल्स हो गई टोटल। तो यहाँ पे वीकली आपको देनी है, और यहाँ पे आपको
पर डे आपको देना पड़ेगा। प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें तो यहाँ पे रिफापेंटिन का अभी कुछ पता नहीं है, इसलिए बेटर है कि आप 6 दो, 3 नहीं दो। यहाँ पे आइसोनिजिड आपको पता है एचआरजेडी सेफ होता है, तो एच आप दे सकते हो। तो आइसोनिजिड का कोई एआरटी से भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आइसोनिजिड का कोई रिएक्शन नहीं होता एआरटी से। यहाँ पे मैं बात करूँ कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ये पीआई, एनवीपी, एनएनआरटी और टीएफ। ये कुछ ड्रग्स है जो एआरटी वाली है, जैसे प्रोटेज इनहिबिटर होता है, नेविरपिन वगैरह होते हैं, एनएनआरटी जो होता है, टीएफ हो गया। यूज कौन सी करनी, तो अभी रिसेंट के अंदर क्या चल रहा है, रिसेंट में आपका ये चलता है डीटीजी, ठीक है, डोटोग्रेविर बोलते हैं इसको, डोटोग्रेविर, ठीक है। टीडीएफ और इफावरेंज आप यूज़ कर सकते हो, तो विदाउट डोजेसमेंट आप ये यूज़ कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने बोला कि आपका एचआईवी स्टेटस के साथ में आपको ड्रग्स भी पता होने चाहिए कि कौन से ड्रग्स पेशेंट ले रहा है। तो टॉक्सिसिटी की बात करें, एच है आपको पता है मेनली हाइपरटॉक्सिसिटी करती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी और जीआई अपसेट मेनली करती है, रैशेस भी करते हैं। यहाँ पे बात करूँ रिफापेंटिन के जो टॉक्सिसिटी और जस्ट लाइक रिफैम्पिसिन होता है, तो फ्लू लाइक सिंड्रोम, हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन, जीआई अपसेट, ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, रेस हाइपरटॉक्सिसिटी आपका आइसोनिजिड का हो गया, ठीक है। अब्जॉर्प्शन की बात करें, बेस्ट अब्जॉर्ब ऑन एम्प्टी स्टमक, मतलब खाली पेट सुबह लेना आपको, तो अप टू 50% रिडक्शन इन पीक कंसंट्रेशन विद फैटी मील। तो फैटी मील के साथ आप लोगे तो 50% रिडक्शन हो गया, इसलिए बेस्ट है आप खाली पेट ले लो उसको। यहाँ पे बात करें ओरल रिफापेंटिन वायलेबिलिटी 70%, ठीक है, ओरल रिफापेंटिन नॉट एचपी, कॉम्बिनेशन की बात नहीं हो रही क्योंकि कॉम्बिनेशन में तो एच आ गया ना। फिर पीक कंसंट्रेशन इंक्रीज इफ गिवन विद ए मील, यहाँ पे विद ए मील देना, ठीक है। तो यहाँ पे रिफापेंटिन की बात की है मैंने, न कि एच पी, तो कॉम्बिनेशन की बात यहाँ पे नहीं की है। तो एच है तो एच तो खाली पेट देना होता है, और पी है वो विद मील देना होता है। तो अब यहाँ पे कैसे दोगे, कोई इशू नहीं, खाली पेट थोड़ा बहुत और डिफरेंस आएगा। यहाँ पे 70% तक है तो ठीक है, कोई इशू नहीं हो, दे सकते हो आप। तो क्लियर है यहाँ तक, डोजिंग वगैरह क्लियर है। तो टीपीटी का जो टेस्ट हुए वो 2 हो गए, टीएसटी और इग्रा, ठीक है। और रेजिमेंट 3 तरह के रेजिमेंट होते हैं, 6H, 9H और 3HP। 9H यूजली यूज़ नहीं करते क्योंकि जो 6H के बराबर ही उसकी एफिकेसी है, तो क्यों फालतू में लिवर डिजीज़ को बढ़ावा दे, ठीक है। और बर्डन बढ़ गया, ड्यूरेशन भी बढ़ गया, तो 6H इज़ इनफ फॉर टीपीटी, ठीक है। 3HP भी पूरा अवेलेबल नहीं है क्योंकि उसकी ड्यूरेशन बहुत कम है, 3 महीने में काम खत्म हो जाएगा, और वीकली आपको देना है तो पिल बर्डन बहुत कम होता है, ड्यूरेशन भी कम होती है, खाली रिफापेंटिन के साइड इफेक्ट ज़्यादा होता है। एआरटी के लिए ध्यान रखना, एआरटी में जो इंट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। तो ओवरऑल बात करूँ 6H इज़ बेस्ट, क्योंकि अवेलेबिलिटी अभी अच्छी है, एक ही गोली लेनी होती है, ज़्यादा साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। साइड इफेक्ट और बोले तो मैनेजेबल साइड इफेक्ट्स है। आइसोनिजिड आपकी जो वेल फेमिलियर है, रिफापेंटिन भी उतनी फेमिलियर नहीं है, प्रेगनेंसी में तो पता ही नहीं है कि देना है कि नहीं देना, तो बेटर है कि 6H इज़ बेस्ट इन टीपीटी अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। आगे पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे PL-HIV के बारे में, पायरोक्सिन के रोल के बारे में, स्पेशल सिचुएशंस के बारे में कि उनके अंदर टीपीटी कैसे आपको देना होता है।